गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। BSc फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी डॉक्टर अनुज हाजरिया, आपका एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। कल हमने बात की थी वायुमंडल के बारे में कि कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं या उसके संगठन की हमने बात की थी। तो मैंने आपको बताया था उसमें गैसें होती हैं, जलवाष्प होते हैं और धूल के कण। आज हम बात करेंगे वायुमंडल का स्थिरीकरण कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की परतें पाई जाती हैं। घनत्व और तापमान के आधार पर हमने क्या किया, इन परतों को अलग अलग भागों में डिवाइड कर लिया। जो हमारा वायुमंडल होता है उसमें भी विभिन्न प्रकार की परतें पाई जाती हैं। घनत्व और तापमान के आधार पर एक परत दूसरी परत से विभिन्नता लिए होती है, जिसको हम निम्न प्रकार से समझते हैं। हमने नीचे जो बात करी, एक डायग्राम दिखाई दे रहा होगा आपको। इसमें नीचे की तरफ हमने किसको प्रदर्शित किया है, तापमान को, टेम्परेचर जिसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस में, और ऊपर की तरफ हमने ऊंचाई ली है। ऊंचाई किस में ली है, किलोमीटर में। वैसे हम मोस्टली किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं, लेकिन यहाँ हमने किस में बात करेंगे, किलोमीटर में बात करेंगे। और ऐसा माना जाता है जो हमारा वायुमंडल है धरातल से लेकर 10,000 किलोमीटर तक उसकी ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन अगर मोस्टली हम देखें तो 640 किलोमीटर तक ही वह अधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उससे ऊपर जो गैसें होती हैं वो इतनी अधिक विरल मात्रा में आती हैं, तो जिसके बारे में हम उसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं। एक चीज़ मैंने आपको कल भी बताई थी कि बाहरी जो गैसें होती हैं वो सारी धरातल के समीप पाई जाती हैं, और हल्की जो गैसें होती हैं वो अधिक ऊंचाई पर पाई जाती हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितनी भी आपकी गैसें हैं वो कहाँ पाई जाएंगी, धरातल के समीप मिलेंगी। और हाइड्रोजन, हीलियम है वो अत्यधिक ऊंचाई पर मिलेंगी। और एक ऊंचाई ऐसी आती है उसके बाद इनकी विरलता इतनी अधिक हो जाती है कि वहाँ इनको अलग अलग पहचानना संभव नहीं हो पाता है। हम कह सकते हैं कि आकाश वहाँ क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। बात करते हैं सबसे जो हमारे नीचे की परत है उसको बोलते हैं हम शोभ मंडल। क्या बोलते हैं उसको, शोभ मंडल, परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं उसको। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए हम उसको एक परिवर्तन मंडल भी बोलते हैं। संवहनीय मंडल भी बोलते हैं। संवहनीय तरंगें बताऊंगी कि क्या होती हैं, और जिसके कारण हमने इसका नाम क्या रखा, संवहनीय मंडल। आपने देखा होगा कि दोपहर में जब गर्मी का समय होता है, आप रास्ते पे जा रहे होते हैं तो रोड के ऊपर आपको ऐसा लगता है जैसे आग की लपटें सी उठ रही हैं गर्मी की वजह से, क्योंकि जो ब्लैक कलर होता है वो क्या करता है, ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो अत्यधिक बढ़ जाता है, तो ऐसे लगता है कि जैसे उसमें से रेंज निकल रही हैं या ऐसी लपटें सी आपको ऊपर निकलती हुई दिखाई देती हैं, जिसके कारण क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। जो धाराएं ऊपर की तरफ बहती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, समवहनीय तरंगे। इसका एक और दूसरा अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ आपको। पानी की बाल्टी में रोड लगा के, इलेक्ट्रिक जो रोड होती है वो लगा के आप पानी गर्म करते हैं, तो आपने देखा होगा कि नीचे से बुलबुले ऊपर आते हैं, पूरा पानी एक साथ गर्म होता है। तो उसका रीज़न क्या है, उसमें धाराएं कौन सी चल रही हैं, समवहनीय धाराएं चल रही हैं, जिसके कारण वो पानी, पहले ऐसा थोड़ी है कि नीचे का गर्म होगा या ऊपर का गर्म होगा, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर जो है, अगर पानी ठंडा है तो धीरे धीरे उसका टेम्परेचर सामान्य होगा और फिर वो है गर्म होगा। तो नीचे से जो ऊपर जो तरंगें चलती हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, समवहनीय तरंगे। तो इसको संवहनीय तरंगे इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वायुमंडल इसी के माध्यम से क्या होता है, जो यह मंडल है इसकी मुख्य विशेषता क्या है, धरातल के समीप है। धरातल के समीप जब है तो जितनी भी गर्म होने की, ठंडी होने की प्रक्रिया वो कहाँ से प्रारंभ होती हैं, इसी मंडल से प्रारंभ होती हैं। तो इसलिए तो जो वायुमंडल गर्म होगा, ठंडा होगा, हमारी पृथ्वी गर्म होगी, ठंडी होगी, वो सारी घटनाएं कौन से मंडल में होंगी, इसी मंडल में होंगी। इसलिए इसको संवहनीय मंडल भी कहा जाता है कि संचालन है, विकिरण है, वो सब किस में होगा, इसी मंडल में होगा। इसलिए हमने उसका नाम क्या रखा, संवहनीय मंडल। आइए बात करते हैं कि शोभ मंडल है, औसत ऊंचाई इसकी 10 किलोमीटर मानी जाती है। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर तक पाई जाती है, जबकि ध्रुव पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर तक पाई जाती है। अब रीज़न बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। आपने देखा होगा कि ध्रुव और किसकी बात कर रहे हैं, भूमध्य रेखा की। भूमध्य रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ेंगी तो ताप बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, ताप बढ़ेगा तो ताप का विस्तार धरातल से अधिक ऊंचाई तक होगा या नहीं होगा। तो जितना अधिक इसका ताप का विस्तार होता है उतनी ही अधिक ऊंचाई इस
शोभ मंडल की पाई जाती है। ध्रुव की बात करेंगे, तापमान हमें कम प्राप्त होगा, तापमान कम प्राप्त होगा तो जो विस्तार जाएगा वो भी क्या जाएगा, कम जाएगा। तो इसलिए जो शोभ मंडल है भूमध्य रेखा पर तो 18 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। संवहनीय तरंगों के कारण हम कह सकते हैं, या देखिए आप भूमध्य रेखा पर सूर्य की जब सीधी किरणें पड़ेंगी तो सीधी किरणें पड़ने से क्या होगा, तापमान अधिक प्राप्त होगा। तापमान अधिक प्राप्त होगा तो जो कह सकते हैं कि जो हम तरंगें उठेंगी या जो लहरें उठेंगी वो अधिक ऊंचाई तक ताप का विस्तार बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं कि धरातल अधिक ऊंचाई तक गर्म होगा। तो अधिक ऊंचाई तक गर्म होगा तो इस जो मंडल है इसका विस्तार भी अधिक ऊंचाई तक पाया जाएगा। ध्रुव पर इसका विस्तार कम पाया जाएगा। क्यों पाया जाएगा? क्योंकि ध्रुव पर हमें सूर्य का जो ताप है कम मात्रा में प्राप्त होगा और जो परत है उसका विस्तार अधिक नहीं हो पाएगा। यही कारण है कि शोभ मंडल का विस्तार भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुव पर 8 किलोमीटर तक पाया जाता है। आगे बात करें, दूसरा है जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, बादल का बनना, मौसम मतलब जितनी भी आंधी, बरसात, तूफान, वो सारी कौन से मंडल में घटित होती हैं? इसी शोभ मंडल में घटित होती हैं। समय दर समय मौसम परिवर्तित होता रहता है, इसलिए इसको नाम क्या दिया, परिवर्तन मंडल भी इसे कहा जाता है। क्योंकि देखिए अभी मौसम साफ है, आंधी आ गई, क्या हो गया, मौसम में परिवर्तन हो गया, तो उस आधार पर इसको परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है कि एक जैसा नहीं रहता, इसमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए नाम क्या पड़ा, परिवर्तन मंडल भी इस मंडल को कहते हैं। दूसरी बात करें, जितना भी वायु का गर्म होना, ठंडा होना, या कह सकते हैं कि हम धरातल का गर्म होना, वो सारी क्रियाएं कौन से मंडल में चलती हैं? इसी शोभ मंडल में चलती हैं कि वायुमंडल का गर्म होना, ठंडा होना, वो सारी क्रियाएं कौन से मंडल में होती हैं? शोभ मंडल में पाई जाती हैं। प्रकीर्ण, परावर्तन कह सकते हैं कि चीज़ें ये सब कहाँ मिलेंगी? हमें शोभ मंडल में मिलेंगी। एक होता है सामान्य ताप हार्ष दर। देखिए क्या होता है सामान्य ताप हार्ष दर, जिसे हम कहते हैं, आपने सुना होगा, जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। जैसे जैसे आप धरातल से ऊंचाई पर जाएंगे तापमान में क्या आती है, कमी आती जाती है। और 165 मीटर की ऊंचाई पर 165 मीटर पर 1 डिग्री जो सेल्सियस तापमान है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 165 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसको हम दूसरी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना तापमान कम हो जाएगा, अपना 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ डिग्री सेल्सियस की बात कर रहे हैं। तो जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो सारी इसी में घटित होती हैं। जलवाष्प भी इसी मंडल में पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा पर इस मंडल की अधिक ऊंचाई पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम पाई जाती है। सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जलवाष्प बनते हैं, बादल बनते हैं। जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं कौन से मंडल में घटित होती हैं, इसी शोभ मंडल में घटित होती हैं। ये आई इसकी बात। और दूसरा देखिए, यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस है, जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। दर मैंने आपको बता दिया कि 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री जो सेल्सियस टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसका दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। आप देखते होंगे कि जब आपके यहाँ उत्तर भारत में भयंकर गर्मी पड़ती है, जून जुलाई का मौसम होता है, तो आप माउंट आबू या ऐसी जगह घूमना पसंद करते हैं जो पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित होती है। क्यों वहाँ जाना पसंद करते हैं? क्योंकि ऊंचाई के साथ तापमान में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो उस भयंकर गर्मी से बचने के लिए आप ऐसे क्षेत्रों का भ्रमण करना पसंद करते हैं। सेकंड बात करेंगे, सेकंड बात है समताप मंडल। ये देखिए, एक ये शोभ मंडल है, फर्स्ट परत है, और एक दूसरी है समताप मंडल। इसके बीच एक सीमा पाई जाती है जिसको बोलते हैं शोभ सीमा। 1 से 1.5 किलोमीटर तक क्या पाई जाती है, इसकी मोटाई पाई जाती है। और सीमा का अर्थ होता है 2 का विभाजन करना। सही है, सीमा क्या होती है, 2 का विभाजन करना। शोभ मंडल और समताप मंडल के मध्य एक सीमा का निर्धारण करती है जिसको नाम दिया शोभ सीमा। इसमें क्या होता है, न तो इस परत के गुण और न इस परत के गुण, कह सकते हैं कि दोनों के मिले जुले गुण पाए जाते हैं। तो 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी मोटाई पाई जाती है। संक्रमण क्षेत्र कह सकते हैं जिसमें समताप मंडल और शोभ मंडल दोनों के गुण पाए जाते हैं, या इन दोनों के बीच के ऐसी सीमा जो इन दोनों को अलग अलग निर्धारित करती है।
क्या कहेंगे, क्षोभ सीमा। 1 से 1.5 किलोमीटर तक इसकी क्या पाई जाती है, मोटाई पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समताप मंडल। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, समताप, तापमान कैसा है, समान है। अभी तक हमने क्षोभ मंडल में बात की थी, तापमान में क्या आ रही है, कमी आ रही है, लेकिन इस वाले भाग में क्या है, तापमान समान है। तापमान क्या है, समान है। समताप मंडल, तापमान समान है। तो आप एक बात बताइए, आप हवाई जहाज कहाँ उड़ाएंगे, या जो हमारे पायलट होते हैं एरोप्लेन कहाँ उड़ाएंगे, जहाँ पर मौसमी घटनाएं घटित नहीं होंगी, समान तापमान रहेगा, ताकि उसको आसानी से हम वहाँ पर उड़ान भर सकें, हमारी दृश्यता जो है वो क्लियर रहे। तो जितनी भी उड़ान भरी जाती हैं वो इसी मंडल में भरी जाते हैं। हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे वायुयान उड़ते हैं वो कौन से मंडल में उड़ते हैं, इस 50 किलोमीटर की ऊंचाई से वो उड़ते हैं। आपने सुना होगा कि अब हमारा जो हवाई जहाज है इतनी ऊंचाई पर, इतनी नीचाई पर, इस प्रकार से, तो वो कौन से मंडल को ढूंढ रहे रहते हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो एरोप्लेन उड़ाएंगे वो कौन से मंडल में उड़ाएंगे, समताप मंडल में। क्यों उड़ाएंगे, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित नहीं होती हैं, और जो तापमान होता है वह कैसा रहता है, समान रहता है। दूसरी बात करते हैं हम, 20 से 40 किलोमीटर के मध्य इसमें O3 ओजोन जो होती है उसकी सघनता पाई जाती है। अब पूछी जाए कि भाई ओजोन गैस कौन से मंडल में पाई जाती है, छोटे क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है बेटा कि जो ओजोन गैस है कौन से मंडल में पाई जाती है, तो हम कहेंगे समताप मंडल में पाई जाती है। वैसे तो पूरे मंडल में पाई जाती है, लेकिन 20 से 40 किलोमीटर हम कह सकते हैं, या 15 से 35 किलोमीटर जो इसकी सघनता है वो अत्यधिक पाई जाती है। वहाँ पर यह गैस जो इसकी सघनता है या सांद्रण है या डेंसिटी है वो क्या है, अधिक पाई जाती है। तो 15 से 35 किलोमीटर के मध्य इसके तापमान में भी क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। अब पूछोगे आप बढ़ोतरी क्यों होती है, अब देखिए, जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, अगर उन पराबैंगनी किरणों को यह O3 क्या करती है, अवशोषित करेगी। अवशोषित करेगी, ऊर्जा कौन सी, ऊष्मीय ऊर्जा क्या होती है, विमुक्त होती है। तो जो तापमान होता है वहाँ का वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दोबारा सुनिए, 15 से 30 किलोमीटर के मध्य जो ओजोन गैस होती है उसकी सघनता अधिक पाई जाती है, या वहाँ पर यह जो गैस है उसकी डेंसिटी अधिक पाई जाती है। तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं वो क्या करती हैं, O3 क्या कार्य करती है, उस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का कार्य करती है। जब उसको अवशोषित करती है तो ऊर्जा क्या होती है, ऊष्मीय ऊर्जा विमुक्त होती है, मुक्त होती है, जिसके कारण इस मंडल का तापमान बढ़ जाता है। तो समताप मंडल कुछ सीमा तक इसका तापमान समान रहता है, उसके बाद इस जो मंडल है इसका तापमान बढ़ जाता है। उसका मुख्य कारण क्या है, ओजोन। मुख्य कारण क्या है उसका, ओजोन है, क्योंकि ओजोन की उपस्थिति के कारण ही क्या हो गया, इस मंडल का तापमान बढ़ गया, उसमें ऊर्जा विमुक्त होगी। दूसरा इसमें एक चीज़ और बताते हैं, जितनी भी उड़ान उड़ती हैं वो इसमें रहती हैं, ओजोन मुख्य गैस है और कुछ सीमा तक, और ओजोन के कारण ही इस जो मंडल है उसका तापमान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ऊर्जा विमुक्त होगी तो कहाँ जाएगी, वो उसी मंडल में रहेगी। इसके कारण इस जो मंडल है उसका तापमान अधिक पाया जाता है। अब O3 की बात की जाए, या ओजोन मंडल कौन से मंडल में पाया जाता है, तो हम क्या कहेंगे, समताप मंडल में। इसी में एक पार्ट अलग भी कर दिया जाता है कई बुक्स में कि ओजोन मंडल, लेकिन पार्ट किसका होता है, वो समताप मंडल का ही होता है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जो ओजोन गैस है वो हमारी कौन से मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, और उसकी सघनता कहाँ पाई जाती है, 15 से 35 किलोमीटर के मध्य वह उसकी सघनता या डेंसिटी होती है वह अधिक पाई जाती है। यही कारण है कि ओजोन O3 के कारण इस मंडल का जो तापमान है वह बढ़ जाता है। समताप मंडल और मध्य मंडल, इन दोनों के बीच भी एक सीमा का निर्धारण होता है, और उस सीमा को हम क्या कहेंगे, समताप सीमा। सही है, रटना कुछ नहीं है, क्षोभ मंडल था तो क्षोभ सीमा, समताप मंडल है तो समताप सीमा, चीज़ें वही है। ठीक है, इन दोनों के मध्य सीमा का विभाजन कौन करता है, समताप सीमा। कह सकते हैं कि इसके नीचे समताप मंडल और इसके ऊपर मध्य मंडल। हमने यहाँ बात करी थी, ये देखिए
जैसे ही समताप मंडल आता है कुछ समय तक इसका जो तापमान होता है वो समान रहेगा। उसके बाद इसमें क्या हो जाएगी, वापस से इसमें बढ़ोतरी प्रारंभ हो जाएगी। बढ़ोतरी क्यों होगी उसका रीज़न भी आपको बता दिया मैंने, क्योंकि इसमें किसकी उपस्थिति है, O3 ओजोन गैस की उपस्थिति के कारण इसका जो तापमान है वह वापस से बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात करी हमने किसकी, मध्य मंडल की। सही है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कह सकते हैं हम, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। विस्तार पाया जाता है 50 से 80 किलोमीटर, ये लीजिए 50 से 80 किलोमीटर, लेकिन ऊंचाई पर जाते जाते तापमान में कमी आ जाती है और 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो तापमान है वो हमें मिलेगा -100 डिग्री सेल्सियस। सही है, क्या मिलेगा हमें, टेम्परेचर क्या मिलेगा, -100 डिग्री सेल्सियस। जो मध्य मंडल है 50 से 80 किलोमीटर के मध्य पाया जाता है। मध्य मंडल इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह वायुमंडल की जो परतें हैं उसके मध्य में स्थित है, इसलिए हमने नाम क्या दिया इसको, मध्य मंडल। 50 से 80 किलोमीटर के मध्य इसका विस्तार पाया जाता है। सबसे वायुमंडल की सबसे ठंडी परत इसी में स्थित है, और क्योंकि 80 किलोमीटर की जो ऊंचाई है वहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या आ जाता है, -100 डिग्री सेल्सियस। तो इसके माध्यम से भी आप इस सारी जो परतें हैं उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये देखिए आप 80 किलोमीटर की ऊंचाई आ गया और हमारा टेम्परेचर कितना है, -100 डिग्री सेल्सियस। नीचे हमने तापमान को प्रदर्शित किया है और इधर हमने ऊंचाई को प्रदर्शित किया है, ऊंचाई किलोमीटर में और तापमान डिग्री सेल्सियस में। आगे बात करते हैं, मध्यमंडल की बात हो गई। आगे बात करते हैं हम तापमंडल। उसके आगे तापमंडल, क्योंकि ताप में बढ़ोतरी होती है इसलिए नाम क्या पड़ा, तापमंडल। वायुमंडल की सबसे गर्म परत। रीज़न बताएंगे गर्म क्यों है, रीज़न बताएंगे गर्म क्यों है। इसमें क्या होते हैं, आवेशित कण है, वायुमंडल में आवेशित कण है और जिसके कारण क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती रहती है। जब ऊर्जा विमुक्त होएगी, देखो O3 वाली उसमें ऊर्जा क्या हो रही थी, विमुक्त हो रही थी, तो यहाँ पर भी क्या हो रही है, उसमें ऊर्जा विमुक्त हो रही है। और आवेशित कणों की क्रिया के कारण जो रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर वो प्रकाश हमें दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर वो प्रकाश हमें दिखाई देता है। उत्तरी ध्रुव पर उसी को बोलते हैं, जो प्रकाश हमें दिखाई देता है, ध्रुवीय प्रकाश वैसे इसको बोला जाता है, उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पर जो प्रकाश हमें दिखाई देता है उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, और दक्षिणी ध्रुव पर जो हमें दिखाई देगा उसको बोलते हैं अरोरा। अरोरा का मतलब होता है ध्रुवीय प्रकाश, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, अलग अलग नाम है इनके। और होता क्या है, जो ये आवेशित कण होते हैं इसकी क्रिया के कारण जो रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है दोनों ध्रुवों पर हमें दिखाई देगा, उत्तरी ध्रुव पर भी और दक्षिणी ध्रुव पर भी। और दिखने के कारण दोनों को अलग अलग ध्रुवों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। यह मंडल बड़ा है इसलिए हमने क्या किया, इसके 2 पार्ट्स कर लिए। ताप मंडल है उसको हमने 2 भागों में विभाजित कर लिया। कई बुक्स में आपको ये बहिर्मंडल एक अलग ही पार्ट मिलेगा, ये तापमंडल एक अलग मिलेगा। तो जो तापमंडल है सबसे वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। क्यों है, आवेशित कण पाए जाते हैं। आवेशित कण पाए जाने के कारण उसमें ऊर्जा विमुक्त होती है, उसमें ऊर्जा विमुक्त होगी तो तापमान, इलेक्ट्रॉनिक कण पाए जाते हैं वायुमंडल में। आपने देखा होगा कि जो ऑटोमेटिक चमकते रहते हैं तो उसके कारण क्या होते हैं, रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होगा। सूर्य की जब उस पर रिफ्लेक्शन पड़ता है तो रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव अलग से वह प्रकाश हमें दिखाई देता है, तो उनको यह अलग अलग नाम दिए गए हैं। तो आयन जो तापमंडल है इसको हमने 2 भागों में बांटा, एक है आयन मंडल और दूसरा है बहिर्मंडल। आयन मंडल है वो 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इधर देखिए आप 80 से 640 किलोमीटर तक। वैसे तो हम इसको पूरे को क्या बोलते हैं, तापमंडल बोलते हैं, लेकिन हमने देखो ये आयन मंडल 80 से 640 आयन मंडल और 640 से ऊपर 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक हमने क्या नाम दिया, बहिर्मंडल। बहिर्मंडल इसलिए क्योंकि वह वायुमंडल की बाह्य परत है। देखिए आयन मंडल है, इसमें रेडियो तरंगें पाई जाती हैं। रेडियो तरंगें आपने सुना होगा, आप FM सुनते हैं, विविध भारती सुनते हैं, तो उसमें जो रेडियो तरंगें हैं उसके माध्यम से आप रेडियो पर वो आवाज़ सुन पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जहाँ इनकी जो वेव्स कम मिलती हैं, कई बार आवाज़ कम आती है, उसका कारण क्या होता है कि आपको जो सेटअप है वो अच्छे से उसको कवर नहीं कर रहा होता है। तो जो रेडियो तरंगें हैं, अब रेडियो तरंगें भी देखिए 3 प्रकार की होती हैं, मध्यम, लघु और लंबी आवृत्ति वाली।
सही है। अलग अलग आपने देखा होगा कि रेडियो अगर आप लगाते हो तो वो कहीं भी सेट नहीं होगा, जहाँ उसको वेव्स मिलेंगी वहाँ पर वह क्या होगा, सेट होगा, तभी आपको आवाज़ सुनाई देती है। विविध भारती के लिए आप अलग लगाओगे, FM के लिए आप अलग लगाओगे, जहाँ भी वो रेंज को पकड़ेगा वहीं पर क्या होगा, आपका रेडियो से सुनना प्रारंभ हो जाता है। जो रेडियो तरंगे हैं इसकी बात करते हैं। जो आयन मंडल है 80 से 640 किलोमीटर, इसमें अलग अलग परतें पाई जाती हैं। ABCD आती हैं क्या? आती हैं। A और B को छोड़ देना, C को भी छोड़ देना, D से स्टार्टिंग करते हैं। D परत, इसमें परतें पाई जाती हैं। हमने फर्स्ट परत को नाम दिया D परत। D परत लंबी और निम्न आवृत्ति की जो रेडियो तरंगें होती हैं उनको परावर्तित करने का कार्य करती है। 80 से 96 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई पाई जाती है। इस परत का मुख्य कारण क्या है? जितनी भी हमें रेडियो तरंगें प्राप्त होंगी लंबी और निम्न आवृत्ति वाली, उन किरणों को क्या कर देती है, धरातल पर वापस भेज देती है, जिसके कारण हम रेडियो पर उन चीज़ों को सुन पाते हैं। डी के बाद क्या आता है? ई। वापस सीख लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, ABCD। डी के बाद ई। ई में क्या होता है? देखिए यहाँ निम्न आवृत्ति थी, यहाँ मध्यम आवृत्ति, बीच में कौन सी आ जाएगी? मध्यम। डी के बाद ई। 96 से 144 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये है जो ई परत है वह पाई जाती है। देखिए ध्रुवीय प्रकाश, मैंने आपको बताया था उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर हमें ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन होते हैं। ऋण आवेशित जो कण होते हैं उसके कारण होते हैं, और ये इस ई परत में ही पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ध्रुवीय प्रकाश के दर्शन हमें इस वायुमंडल की कौन सी परत में होते हैं? परत का नाम आए तो आपको आयन मंडल बताइए, आप तापमंडल बताइए, लेकिन पूछा जाए कि परत कौन सी है, EFG में अगर ऑप्शन पूछ रखा हो तो हम क्या बताएंगे, कौन सी परत है? ई परत है। तो जो रेडियो की मध्यम तरंगें होती हैं वहाँ से क्या होती है, वो परावर्तित होती हैं। अब रेडियो की जो भी मध्यम तरंगें, जहाँ पर भी मध्यम तरंगों से कोई भी चैनल अगर स्टार्ट हो रहा होगा तो वहाँ से क्या होती हैं, रेडियो की जो मध्यम तरंगें हैं वो ई परत से क्या होती हैं, परावर्तित होती हैं। और ध्रुवीय प्रकाश मैंने बताया ही था आपको, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश, उसके दर्शन भी हमें कहाँ होंगे, इसी ई परत में होंगे। ई के बाद क्या आता है? एफ। अरे वेरी गुड बच्चा, मतलब हमारे बच्चे एक्सपर्ट हैं। ई परत 144 से 360 किलोमीटर, देखिए लंबी, मध्यम और लघु, सही है, रटना कुछ नहीं है आपको, लंबी, मध्यम और लघु, DEF, सबसे पहले लंबा फिर छोटा और छोटा, सही है। लघु जो तरंगे होती हैं रेडियो की, जितनी भी लघु तरंगे हैं उनका परावर्तन कौन सी परत से होता है? F परत से होता है। कौन सी परत है? F परत है। और लास्ट में ऐसा हो गया, देखो आपने बच्चों का भी सुना होगा, हमने बच्चे को कोई काम का और उसने नहीं किया, अब इनमें से कोई भी ऐसा है जो अपना काम नहीं करेगा तो हमने उसके लिए एक परत हो रहा है हमारे पास। कौन सी परत है? जी परत। जी, यस, जी परत है। जी परत क्या कार्य करती है? कोई भी तरंग भूल से अधिक ऊपर चली जाती है तो उन सभी का परावर्तन कौन सी तरंग करती है? जी। जो जी परत है, इनमें से भूल से कोई भी ऊपर चली जाती है, नहीं ध्यान रहा उसको, ऊपर चली गई, तो उन सभी तरंगों को परावर्तित कौन करती है? जी परत उनका परावर्तन करती है। देखिए आ गया हमारा तापमंडल। ये जो आयन मंडल है इसी में हम इनको डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था, ताकि और लिखना भी इसलिए ज़रूरी था ताकि आप इन चीज़ों को रटो नहीं, आप समझने का प्रयास करें। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और कोई भी समस्या हो आप मेरे को कमेंट करें। इससे ईजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मेरा मानना है। और आप अपने कमेंट्स करके बताइएगा क्या हाँ वास्तव में इससे ईजी हो सकता है क्या। और लास्ट है हमारा बहिर्मंडल, इसको एक अलग मंडल भी कहा जाता है, या इसी में शामिल भी किया जा सकता है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अपने अपने अलग अलग विचार दिए हैं। तो जो बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल का मतलब है वायुमंडल की सबसे बाह्य परत। बहिर्मंडल बिल्कुल बाहर का, तो वायुमंडल की सबसे आखिरी परत है 640 किलोमीटर से, और ऐसा माना जाता है कि हमारा जो वायुमंडल का विस्तार है 10,000 किलोमीटर तक पाया जाता है। उसके आगे क्या है हमें भी नहीं पता, क्योंकि एक लिमिट तक ही मनुष्य उसका अध्ययन कर सकता है, वहाँ तक पहुँच सकता है। तो 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। जो बहिर्मंडल है उसका विस्तार 640 से 10,000 किलोमीटर तक माना जाता है। वायु का सांद्रण सबसे कम पाया जाता है। क्यों पाया जाता है? देखिए क्या होते हैं, डेंसिटी सबसे कम क्यों मिलेंगी? क्योंकि हल्की गैसें हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, डेंसिटी कम है, तो वायु में जो गैसों की सांद्रणता है वो भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। क्लियर है? रटने वाली बात तो है ही नहीं,
भाई हल्की गैसें मिलती हैं तो वायु का जो डेंसिटी है वो क्या मिलेगी, हमें कम मिलेगी। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता जाता है, इतनी अधिक ऊंचाई पर चला जाता है कि इस वाली परत में लास्ट में ऊंचाई के साथ साथ तापमान में बढ़ोतरी होती जाती है। और ऐसा मानना है कि 10,000 किलोमीटर से ऊपर अगर जो हमारा तापमान है, इतनी अधिक विरलता है कि हम उसमें न तो अलग से परतों का विभाजन कर सकते हैं और न ही उसके बारे में इतना अधिक हम अध्ययन करते हैं, क्योंकि जो मानव जीवन है वो यहीं तक सिमट जाता है, इससे आगे की हमें आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हालांकि समय समय पर इसमें शोध चलते रहते हैं। सैटेलाइट वाले सारे इसी में, ये जो आपका आयन मंडल है इसी में पूरे सेट होते हैं। ये उन्हीं के माध्यम से तो जो किरणें परावर्तित होती हैं वो यहीं से तो होंगी सारी। ये तो इन्होंने एक रेडियो तरंगों का एग्जाम्पल दे दिया, वो सारे इसी में आते हैं, वो वहीं से रिफ्लेक्ट होंगे। ये था आपका वायुमंडल का स्थिरीकरण। अब हम बात करेंगे कि इसमें से छोटे क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं। आपके कंपटीशन एग्जाम के अकॉर्डिंग भी बताऊंगी आपको, और आपकी जो बीए फर्स्ट ईयर के हमारे स्टूडेंट हैं वो एक ईवीएस पेपर आता है उसके अकॉर्डिंग भी बताऊंगी। और इस टॉपिक को वैसे अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये एमए प्री वालों के भी काम में आने वाला है। देखिए, सबसे पहले इसमें पूछा जाता है कि वायुमंडल की परतों का विभाजन किस आधार पर किया जाता है, तो हम कहेंगे तापमान और घनत्व। सही है, अलग अलग किसके अकॉर्डिंग विभाजित करेंगे। देखो यहाँ तापमान अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, यहाँ अलग है। एक जैसा तापमान हमने क्या किया, एक जैसा मंडल। सही है, और जो दो मंडल हैं उनके बीच विभाजन सीमा करती है। क्षोभ मंडल क्षोभ सीमा, समताप मंडल समताप सीमा, मध्य मंडल मध्य सीमा। सही है, आगे तापमंडल और बहिर्मंडल। धरातल की समीप हल्की गैसें भारी गैसें पाई जाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो 120 किलोमीटर तक ही सिमट जाती हैं। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऊंचाई के साथ जो भारी गैसें हैं वो उनकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती, मिलना कम हो जाती हैं। और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाएंगे आपको हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ही मिलेंगी। जितना भी हमारा जलवाष्प है, धूलकण है, वो क्या कहाँ मिलेगा, हमें धरातल के समीप अधिक मिलता है। छोटे क्वेश्चन में और पूछ लिया जाता है कि ओजोन गैस है वह कौन से मंडल में पाई जाती है, तो हम क्या कहेंगे, समताप मंडल में। कि समताप मंडल में एक सीमा तक तापमान समान रहता है, उसके बाद तापमान बढ़ने का कारण बताइए। कारण क्या है, ओजोन। ओजोन के कारण क्या होगा, पराबैंगनी किरणें, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या करेगी, ओजोन अवशोषित करेगी। ओजोन अवशोषित करेगी तो ऊर्जा विमुक्त होगी, ऊर्जा विमुक्त होगी तो तापमान बढ़ जाएगा। उसके बाद ऊपर जाएंगे, वायुमंडल, मध्यमंडल आ गई। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत आ जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई पे बढ़ते हैं तापमान कम हो जाता है। और 80 किलोमीटर पर की ऊंचाई पर हमें -100 डिग्री सेल्सियस तापमान मिलता है। एक चीज़ और बताती हूँ, एक होता है डिग्री सेल्सियस तापमान को मापने का मापक, और दूसरा होता है हमारे पास फारेनहाइट। सही है, दोनों में अंतर कितना होता है, 32। 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपके पास तापमान है, अगर उसको आप फारेनहाइट में आप प्रदर्शित करना चाहें तो आप क्या बताएंगे, 32 डिग्री फारेनहाइट। करेक्ट है, तो ये अंतर पाया जाता है। तो यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो डिग्री सेल्सियस में बात कर रहे हैं, फारेनहाइट में बात नहीं कर रहे हैं। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, बीए बीएससी साइंस के भी स्टूडेंट हैं, कि डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट में कितने का अंतर पाया जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फारेनहाइट। आयन मंडल की बात करें, तापमंडल की बात करें, सबसे गर्म परत, आवेशित कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कण पाए जाते हैं, जिसके कारण क्या होती है, ऊर्जा विमुक्त होती है, रंग बिरंगा प्रकाश उत्पन्न होता है। और रेडियो की जितनी भी तरंगें होती हैं वो यहीं से परावर्तित होती हैं। दोनों ध्रुवों पर हमें क्या, वो ध्रुवीय प्रकाश दिखाई देता है। ध्रुवीय प्रकाश को अलग अलग ध्रुव पर अलग अलग नाम दिया गया है। और लास्ट हमारा आ जाता है कौन सा, बहिर्मंडल। एक ये भी पूछ लिया जाता है कि तापमान की सामान्य हार्श दर किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, तापमान की सामान्य हार्श दर। ठीक है, और कल का क्वेश्चन क्या था, वायुमंडल में तीसरे नंबर की सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, कमेंट करें आप मुझे, कौन सी पाई जाती है, तीसरे नंबर की। फर्स्ट में नाइट्रोजन पाई जाती है, सेकंड में ऑक्सीजन पाई जाती है, तीसरे नंबर पे कौन सी पाई जाती है, आर्गन पाई जाती है।
0.9। हम मोस्टली क्या, क्योंकि हमने कार्बन डाइऑक्साइड का नाम सुना होता है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऐसा नहीं है। और कौन सी पाई जाती है? आर्गन पाई जाती है। अक्रिय गैस है, भारी गैस है, इतना ध्यान रखना है। और आज के लिए आपका क्वेश्चन है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएं? 1 या 2? 4? चलो ठीक है। तापमान की सामान्य ह्रास दर, उसके बारे में बताएंगे। कितनी ऊंचाई पर कितना तापमान में कमी पाई जाती है, आप मुझे कमेंट करेंगे। दूसरा है, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी पाई जाती है? सही है। और लास्ट क्वेश्चन है आपका कि जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं कौन से मंडल में होती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टेक केयर।